मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, अपने फादर को लेके गया क्लिनिक पे। कुछ टीथ में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। बेटे ने बोला ऐसा करो आप सारे दांत निकाल दो उनके। डॉक्टर ने क्या किया, उनके सारे दांत निकाल दिए। थोड़ा बड़ा सब कुछ है, बाद में कुछ होगा, उसने सारे निकलवा दिए। उसके बाद बोला कि छोड़ो ऐसा करना, पूरा एक ब्रेसेस लगा देना। अगर कोई पेशेंट है उसके आर्म में पेन है तो आप आर्म तो नहीं निकलवा सकते ना, क्यों? क्योंकि दो ही है। टीथ 28 या 32 है किसी के पास, तो लोग सोचते हैं कि चल एक निकलवा देंगे, इससे कोई हार्म नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रश नहीं करना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहें? ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने किसी से पूछा कि आप दांत क्लीन नहीं कराते। काफी लोग ऐसे मिले जिनके टीथ ना बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। बोला कि एक दो बार हमने कराया बट हमारे दांत ना लूज हो गए। तो इज इट अ मिथ कि हम क्लीनिंग कराते हैं तो दांत लूज हो जाते हैं? एक्चुअली क्लीनिंग करवाने से वीक नहीं होते हैं टीथ। आप एक पेशेंट, वो मेरे पास आती थी। वन डे शी केम टू मी एंड हर ऑल टीथ वर ब्लैक। आई आस्क्ड हर कि क्या हो गया है आपको, व्हाट शी यूज्ड टू यूज। कि मेरे को किसी ने बोला कि माय टीथ आर टर्निंग येलो, तो कुछ लेमन में बेकिंग सोडा वो लेके शी रब्ड इट ऑन ऑल ओवर हर टीथ, और वो इनेमल वेयर ऑफ हो गया उनका। तो मेरे घर में खुद मेरी बहन का बेटा है, उसके दांत बिल्कुल ब्लैक हैं। सो व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल ऐसे झड़ गए हैं पूरे दांत, अगर आप खोलोगे ऐसा लगेगा। एज क्या है पेशेंट की? अब तो वो 6 इयर्स का हो गया है। 1 to 4 इयर्स की एज जो होती है उसमें बच्चों की टीथिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, बच्चों के मिल्क टीथ आ चुके होते हैं। उसी टाइम पे आई थिंक पेरेंट्स का ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोलूँगी कि उनको ये चाहिए कि टीथिंग स्टार्ट होते ही ब्रशिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेरी ना एक दांत शेड ऑफ होता रहा, टुकड़े 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 में शेड ऑफ हुआ, सारा हो गया। कल रात को क्या हुआ, एक छोटा सा उसका पीस रह गया था, उसका एज निकल रहा था। मैंने नेल फाइलर लेके उसको फाइल कर दिया। एंड आई वाज आल्सो गिविंग द सेम एक्सप्रेशन। उनके लिए नेल में और टूथ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम ओरल केयर नहीं करते तो कोई डेडली डिजीज तो नहीं हो जाएगा। वन पेशेंट शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि मेरे एक अंकल ने डेंटल ट्रीटमेंट करवाया था, रूट कैनाल उनका चल रहा था, और उसके बाद उनको कैंसर हो गया। हाय गाइस, वेलकम टू विशाली मेहता पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर भावना, जो हमें दांतों का कैसे ध्यान रखना है इसके बारे में बताएंगी। और जो बहुत सारे मिथ्स हैं लाइफ में ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो वो हमें बताएंगे कि कैसे हमें अपने दांतों का ध्यान रखना है। सो ओवर टू यू डॉक्टर भावना। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर भावना एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन with over 15 years of experience in the field. And currently, I am based in Dr. Bhavna's Dental Care and Kapil Multi Speciality Hospital. And my passion lies in not just treating patients, but also educating people about oral health and how it connects our overall well-being. So, here I am today, excited to share a few insights and bust a few myths about dental care and making dental care a little less intimidating and daunting. अभी मैं रिसेंटली क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, वो अपने फादर को लेके गया क्लिनिक पे। तो एक कुछ टीथ में प्रॉब्लम थी, एजेड थे हैं वो 60+ आई थिंक। तो उसने क्या किया, उनको डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। बेटे ने पूछा कि और दांतों में क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने बताया थोड़ा बहुत। अब जाते हैं तो हम जैसे आप बता रहे हो कि ऐसे टाइम पे जाते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है, तब तक 4-5 और टीथ इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही उसने बोला कि इनके और टीथ हैं, आप चेक कर लो। तो उन्होंने बताया 1-2 टीथ में और हैं। तो बेटे ने बोला ऐसा करो आप सारे दांत निकाल दो उनके। ठीक है, सोचो अंकल को कुछ नहीं पता, उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया, उनके सारे दांत निकाल दिए। ठीक है कि इन सब थोड़ा बड़ा सब कुछ है, बाद में कुछ होगा, उसने सारे निकलवा दिए। उसके बाद बोला कि छोड़ो ऐसा करना, पूरा एक ब्रेसेस लगा देना, जो आता है ना जैसे एजेड आर्टिफिशियल वो लगा देना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बाद में दिक्कत करेगी। सो आपके हिसाब से ये ठीक था? मतलब मुझे लगता है कि अगर हम दांत को बचा सकते हैं ओरिजिनल को, तो हमें बचाना चाहिए। उसने बेचारे मैं आपसे पूछूंगी, मतलब अगर कोई पेशेंट है उसके आर्म में पेन है तो आप आर्म तो नहीं निकलवा सकते ना, क्यों? क्योंकि दो ही है। टीथ 28 या 32 है किसी के पास, तो लोग सोचते हैं कि चल एक निकलवा देंगे, इससे कोई हार्म नहीं है। लेकिन उनको उसका फ्यूचर इनसाइट नहीं पता, क्यों? क्योंकि एक साइड से टूथ आपका रिमूव हो चुका है, तो पेशेंट की टेंडेंसी होगी वो दूसरी साइड से ही खाएगा। दूसरी साइड से च्यू करने पे क्या होगा कि उसका ऑलरेडी एक साइड ज़्यादा ही वर्क कर रही है कंपेयर टू अदर साइड। तो जो दूसरी साइड होती है वो ऐसे ही डेड हो जाती है, यूज़ कम होती है, मसल्स लूज़ हो जाती हैं, और जो वर्क ज़्यादा कर रही है तो उसके
मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है फिर। हाँ, मैंने उसको बोला पापा ने तेरे से मतलब बेटे ने बदला ले लिया। वो अंकल बेचारे आप बैठे सोचो ना, कार के 4 व्हील्स हैं, आपको कोई बोले कि एक ही साइड के 2 व्हील्स पे से चलाते जाओ, इट नेवर हैपेंस, यस। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप ऐसे कर सको। तो ऐसे ही टीथ का होता है, आप एक ही साइड के टीथ से खाना खाते रहोगे, कब तक? दूसरी साइड के टीथ का क्या? वो तो फिर सारे निकलवा दोगे। और ऑनेस्टली बताऊँ तो पेशेंट्स कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं आर्टिफिशियल टीथ के साथ। जो आपकी नेचुरल टीथ होते हैं, आप अगर उनको प्रिज़र्व करने में, उनको कंज़र्व करोगे, उनको रीस्टोर करके रखोगे, तो आई थिंक दैट इज़ मोर हेल्पफुल रादर कि आप आर्टिफिशियल। उनको लगता है कन्वीनिएंट ऑप्शन है, सारे रिमूव करवाओ, सब में कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सब रिमूव करवाओ और आर्टिफिशियल। बेचारे अंकल 6 महीने इतने परेशान हुए, आखिर में वो जाबड़े से कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए ये सब, मैं ऐसे ही खा लूँगा, छोड़ो मुझे कुछ नहीं लगवा। वही तो 99% पेशेंट्स कभी भी हैप्पी नहीं होते हैं वो रिमूवेबल वाले डेंचर्स के एक साथ। और वियर्ड केस जो मैंने सुना उसने क्या था मतलब बता रहा है मुझे, मैंने ऐसे ही जब हमने प्लान किया था ये करेंगे तो मैं लोगों से क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ कि कैसे कैसे, तो मैं से पूछा तो उसने बताया मेरी ना एक दांत शेड ऑफ होता रहा, टुकड़े 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 में शेड ऑफ हुआ, सारा हो गया। कल रात को क्या हुआ, एक छोटा सा उसका पीस रह गया था, उसका एज निकल रहा था, मैंने नेल फाइलर लेके उसको फाइल कर दिया एंड आई वाज आल्सो गिविंग द सेम एक्सप्रेशन। उनके उनके लिए नेल में और टूथ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप खुद सोचो ना वो कितना मतलब उन्होंने ऐसा बस वो सोचा भी कैसे कि नेल्स तो यार ग्रो करते रहेंगे, दोज आर डेड सेल्स। नेल्स तो आप कट करोगे दे कैन रीग्रो, टूथ का क्या? तो ही वाज सेइंग कि डॉक्टर ने भी तो जाके उसको एज को ही खत्म करना था, मैंने फाइल कर दिया। अब वो क्या है कि वो पहले ही शेड ऑफ हो रखा है 90%, तो थोड़ा सा बचा था, उसके ऊपर स्किन आ गई, अब तो दांत है ही नहीं। मैंने कहा भाई उसके अंदर भी तो है ना एज होगा, बोलता नहीं कुछ नहीं है। तो प्लीज उसको कुछ अच्छी सजेशन बताओ, मैं उसको बताऊंगी लीव। उनको बोलो गो एंड विजिट डॉक्टर भावना, ही नीड्स अ डेंटिस्ट डेफिनेटली। बहुत सारे मिथ्स हैं आजकल लोग बहुत ऑनलाइन भी देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे। सो मैंने जो बहुत वियर्ड सी सुनी थी ना, ये मेरे पास भी हुआ था कि जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रश नहीं करना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी ये बहुत बड़ा मिथ है और पीपल आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। लाइक मतलब अभी तक इन दिस इज़ 2025 बट अभी तक लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। और जो ये हमारे यंग वन्स हैं वो वही चीज़ फ़ॉलो करते जा रहे हैं। बट एक्चुअली में प्रेगनेंसी के बाद आपको केयर एक्स्ट्रा करनी होती है अपने टीथ की। और ऐसा नहीं है कि ब्रशिंग से आपके टीथ वीक हो जाते हैं। वीक नहीं होते हैं बल्कि अगर आप नहीं ब्रश करोगे देन इट इज़ अ हार्म फॉर योर टीथ। आपकी कैविटीज़ हो सकती हैं बिकॉज़ आप ऑलरेडी बेड पे होते हो, बहुत कम इधर-उधर कुछ मूव कर रहे होते हो और थोड़ा अपना ईटिंग हैबिट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं डेवलप। मैंने किसी से पूछा कि आप दाँत क्लीन नहीं कराते? काफ़ी लोग ऐसे मिले जिनके टीथ ना बहुत मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्होंने बोला कि 1-2 बार हमने कराए हैं बट हमारे दाँत ना लूज़ हो गए हैं। तो इज़ इट अ मिथ कि हम क्लीनिंग कराते हैं तो दाँत मतलब लूज़ हो जाते हैं? एक्चुअली क्लीनिंग करवाने से वीक नहीं होते हैं टीथ। आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हो प्रॉपरली तो उस जगह पे डिपॉज़िट्स आ जाते हैं आपके टीथ में। हुँ। तो वो जो डिपॉज़िट्स होते हैं वो आपके गम्स को लूज़ कर देते हैं। तो गम्स की ग्रिप आपकी ऑलरेडी जा चुकी होती है। उसके बाद अगर हम क्लीनिंग करते हैं तब पेशेंट्स को लगता है कि वो डेंटिस्ट के पास गए थे, क्लीनिंग करवाई है तो हमारे टीथ लूज़ हो गए हैं। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट करेक्ट। और क्लीनिंग इनफैक्ट आपके गम्स को और हेल्दी करती है। तो आपके हिसाब से मतलब रेगुलरली कब करानी चाहिए? जैसे साल में 1 बार या 6 महीने में? अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर्ली कर रहे हो तो आपको नहीं है रिक्वायर्ड क्लीनिंग बहुत फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर आपके जैसे एट टाइम्स होते हैं कि क्राउडिंग है पेशेंट के टीथ में या स्पेसिंग है, तो पेशेंट तो उस टाइम पे टेंडेंसी होती है कि पेशेंट कर रहे हैं, ब्रशिंग भी कर रहे हैं ट्वाइस अ डे और फिर भी क्लीन नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका ब्रश प्रॉपर्ली उस जगह पे नहीं जा पा रहा है। तो ब्रशिंग टेक्नीक प्रॉपर्ली फॉलो करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में आपको डेंटल विजिट तो करना ही चाहिए ओवरऑल अपना स्टेटस देखने के लिए। बहुत लोग जो कंसर्न दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई डेडली डिजीज़ तो नहीं हो जाएगा। सो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम ओरल केयर नहीं करते तो कोई डेडली डिजीज़ के कोई कारण आ सकते हैं या नहीं आ सकते? हाँ, मैं फर्स्टली बताऊंगी कि डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉन फेटल होता है अनलेस एंड अनटिल आपने कोई उसमें केयरलेसनेस नहीं किया है। डेंटिस्ट ने अगर कोई नेग्लिजेंस किया है तो वो केस अलग होते हैं। लाइक जैसे पेशेंट ब्लड थिनर पे है
तो डेंटिस्ट ने बिना हिस्ट्री लिए टूथ रिमूव कर दिया, ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो वो केसेस, तो हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। तो आई थिंक वो, लेकिन लोगों को है ना चीज़ें सिर्फ लगता है कि एक ही ट्रैक पे चल रही हैं। उनको, पीपल हैव अ माइंडसेट कि नहीं एक चीज़ को ब्लेम करना है तो वो कंटिन्यू उसी चीज़ को करते हैं। लाइक पेशेंट को कुछ केसेस में लगता है कि कैंसर भी हो जाता है डेंटल ट्रीटमेंट से, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। कैंसर सेल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी में कहाँ से आए, कैसे, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम डेंटिस्ट्री। क्योंकि मेरे एक केस मैं बताती हूँ। लाइक एक वन पेशेंट शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि मेरे एक अंकल ने डेंटल ट्रीटमेंट करवाया था, रूट कैनाल उनका चल रहा था और उसके बाद उनको कैंसर हो गया। बट मुझे, आई न्यू हिम, तो आई ऑल्सो न्यू दैट ही वाज एन अल्कोहलिक पर्सन और ही यूज्ड टू हैव पान रेगुलरली, तंबाकू, ही यूज्ड टू टेक तंबाकू रेगुलरली। तो टोबैको इनटेक, टोबैको कंजम्पशन और ये अल्कोहल, ये तो कोई हिस्ट्री में देखा नहीं किसी ने। लेकिन क्योंकि उन्होंने डेंटल विजिट किया था और तो सबको यही उनके माइंड में रहा कि नहीं डेंटल ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद उनको कैंसर हुआ। बट हिस्ट्री किसी ने नहीं स्टडी की। बट वो होता है ना कि र्यूमर स्प्रेड लाइक फायर, कि उन्होंने, बस र्यूमर था एक कि डेंटल ट्रीटमेंट करवाया और इसलिए उनको कैंसर हो गया। बट एक्चुअली इट नेवर हैपेंस। कैंसर सेल्स ही डिफरेंट होते हैं, उनका डेंटिस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह ये सब नीडल से हो सकता है, लेकिन वो भी अगर आप डेंट कोई अगर रीयूज कर रहा है नीडल्स को, तो वो अलग केस है। और आजकल जो मैंने बहुत एक और चीज़ नोटिस करी है काफ़ी बच्चों में कि उनके दाँत बहुत ही मतलब अगर मैं बात करूँ मेरे घर में खुद मेरी बहन का बेटा है, उसके दाँत बिल्कुल ब्लैक हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न? बिल्कुल ऐसे झड़ गए हैं, पूरे दाँत अगर आप खोलोगे ऐसा लगेगा एज क्या है पेशेंट की? अब तो वो 6 इयर्स का हो गया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे 6 इयर्स का है, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और जो 1 टू 4 इयर्स की एज जो होती है उसमें बच्चों की टीथिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, बच्चों के मिल्क टीथ आ चुके होते हैं। उसी टाइम पे आई थिंक पेरेंट्स का ये थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोलूँगी कि उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों को उसी टाइम पे टीथिंग स्टार्ट होते ही ब्रशिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप पेस्ट मत दीजिए, जस्ट गिव देम सिंपल टूथब्रश एंड मेक देम ट्विर्ल इन देयर माउथ। तो उससे क्या होगा कि कैविटीज़ नहीं होंगी और बच्चा जैसे बॉटल फीड लेते-लेते सो गया, तो मिल्क जो होता है वो आपके सारे गम्स में और टीथ के बीच में रहे, तो वो डेफ़िनेटली उसको कैविटी करेगा और डिके कर सकता है। सो सारे दाँत झड़ जाते हैं बिल्कुल मतलब क्योंकि मैं उसको लिक्विड है, देखती हूँ। लिक्विड तो कहीं पे भी फ्लो कर सकता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि एक सिंगल टूथ में या कुछ में। तो वो बॉटल फीडिंग के बाद और कैविटी एक बारी हो गई, तो इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग अंटिल यू गेट देम ट्रीटेड। आप अगर उसको नहीं टाइम से ट्रीट करवाओगे, बट पेशेंट्स को लगता है कि मिल्क टीथ हैं, शेड ऑफ हो जाएँगे, न्यू टीथ आ जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे के टीथ हेल्दी रहें, तो आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना पड़ता है। ये भी एक मिथ है कि ना दूध के दाँत हैं, इन पे इतना ध्यान क्यों देना? बट अगर मैं अपना बताऊँ मैं आपके पास बहुत बार आती हूँ, अगर आपको पता है मेरे बच्चों को मैं रेगुलर विज़िट कराती हूँ, कैविटी होते ही मैं उसको रिफ़िल करा देती हूँ। तो आप ये बताएँ कि जैसे दूध के दाँत पे ध्यान देना चाहिए, उनको कैविटी फ़िल करानी चाहिए, उनकी आरसीटी होती है कि नहीं होती है? नहीं, एक्चुअली आप, जैसे आप बता रहे हो कि आप तो बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट करते ही हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड। आपके बच्चे को डेंटल ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस पता है। दे आर अवेयर कि हाँ, डेंटल अवेयरनेस इज़ गुड। आप टाइम टू टाइम उनको चेकअप करवाते हो। तो उसमें ये होता है कि बच्चों को पता है कि हमारे मिल्क टीथ है चाहे परमानेंट टीथ है, एवरी टीथ आर इम्पोर्टेंट। तो इट इज़ लाइक कि आप अगर आप बच्चों को उस इनिशियल कैविटी वाली स्टेज पे आप ले आए हो, वहाँ पे वो फिलिंग होके वो आगे के लिए रीस्टोर हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे टीथ 1-2 साल में शेड ऑफ हो जाते हैं। इट इज़ लाइक कि टिल 12 इयर्स ऑफ एज आपके मिल्क टीथ आपके माउथ में रहते हैं एंड टिल देन उस टूथ में कोई भी इन्फेक्शन आता है, तो किड्स हैव टू सफर अ लॉट। क्योंकि आरसीटी बच्चों के लिए करना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। मुझे याद है मेरी टिन्नू को हम लाए थे, हमने उसको कितनी बार मारा-पीटा बट हो नहीं पाया वो।
कौन सी एज में बच्चे को एक बारी हम जस्ट टू हैव अ चेक ऑन द टीथ कि ठीक है या नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो कौन-सा आपके हिसाब से कौन-सा एज होएगा? 1 ईयर्स या बिकॉज़ मैंने किसी का सुना 1 साल का भी नहीं हुआ बच्चा, शी वाज़ टेलिंग मी कि दूध के दाँत में भी कैविटी है, 1 साल का भी बच्चा नहीं है वो। तो 1 साल के बच्चे को कैविटी होता है? वही वो नर्सिंग बॉटल केरीज़ मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चा बॉटल से फीड लेते-लेते सो गया और ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को रिंस करना नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू स्पिट। ओके, तो उस केस में डेफ़िनेटली बच्चे को कैविटी हो जाती है। बट व्हाट यू कैन डू कि आप जिससे बच्चा बॉटल फीड पे है, तो आप एक वाटर बॉटल रखो, बच्चे को थोड़ा-सा वाटर दे दो, मिल्क पिया, उसके बाद वाटर दे दिया बॉटल वाला। ओके उससे कैविटी जो होने के तो चांसेस एटलीस्ट ये जो भी मिल्क उसमें होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा, ये होगा। तो उसमें ये रहता है कि दूसरा चीज़ बच्चों को है ना आप पुश नहीं कर सकते हो कि नहीं चलो आप डेंटल चेकअप के लिए। यू योरसेल्फ हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। अगर आप अवेयर हो, आप रूटीनली आप जा रहे हो डेंटल विज़िट के लिए तो बच्चों को भी पता है, दे ऑलवेज़ सी एंड देन लर्न एंड देन दे फॉलो कि हाँ, मम्मा जाती है, दिस इज़ अ रूटीन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हमें नाइट में ब्रश करना है या हमें डेंटिस्ट के पास जाना है, तो दे ऑलवेज़ लर्न व्हाट दे सी। तो अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे तो बच्चे नेचुरली वो उस उन चीज़ उसमें वो इम्बाइब हो जाते हैं। अगर जैसे और एक और रहता है कि जैसे बच्चों के दाँत निकलते हैं 4 मंथ से शुरू हो जाते हैं। मोस्टली क्या देखा है लूज़ मोशन हो जाएँगे, बोलते हैं कि दाँत निकल रहे हैं इसलिए लूज़ मोशन हो रहे हैं, क्रैंकी हो रहा है तो वो टीथर दे देते हैं और कुछ एक्स वाई चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। सो व्हाट इज़ योर इनपुट इन दिस? मैं अगर अपने केस से बताऊँ रिलेट करके लाइक आई ऑल्सो हैव 2 किड्स बट आई नेवर प्रोवाइड देम विद एनी टीदर। क्यों? क्योंकि आप टीदर उनको दे रहे हो, वो आप उसको स्टेरिलाइज़ करके तो नहीं दे रहे हो। They chew it, they throw it on the floor, then they again put them in the mouth. तो वो उनको सिर्फ इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो आई थिंक टीदिंग तो एक उनका नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है, उनका एक माइलस्टोन है। तो लेट देम ग्रो विद इट। तो किड्स ग्रेजुअली उस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं। टीदर कोई नेसेसिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि टीदर अगर आप उनको दे रहे हो तो या तो आप उसको उसको टाइम टू टाइम स्टेरिलाइज़ करके दो उसको अगर वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, अदरवाइज़ मत करो। अगर आप नहीं कर सकते हो उसको स्टेरिलाइज़ हर बार। सो ये एक हमारी बात हो रही थी, आपने बताया मतलब मेरे बच्चों को तो दाँत निकलने के वक़्त कोई लूज़ मोशन और ये सब भी हुआ। हाँ, क्योंकि वो इन्फेक्शन वो कोई भी चीज़ अगर आप अपने माउथ में पुट कर रहे हैं, तो उस चीज़ से ही वो मुझे लगता है वो इन्फेक्शन होता है और दैट कॉज़ेज़ लूज़ मोशंस और कोई भी क्योंकि अगर बच्चा क्रैंकी हो रहा है, आप उसको पैसिफाई करो, आप उसको थोड़ा टाइम दो। वो खुद ही ग्रेजुअली ही किड्स ओवरकम विद दिस फेज ऑफ देयर लाइफ क्योंकि आप उनको कैल्शियम दे सकते हो, विटामिन डी दे सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर ग्रोथ ऑल्सो और जो टीथ इरप्ट हो रहे हैं वो उस चीज़ में भी थोड़ा सा हेल्प करता है। तो रादर गिविंग कुछ भी ऐसे उसको माउथ में डालने के लिए कुछ टीदिंग के लिए कि उसको पैसिफाई करेगा, नो। I think that all only adds on to the stomach infection or something. सो ये दाँत निकलने से कोई लूज़ मोशन नहीं लगते गाइस। प्लीज़ डॉक्टर भावना बता रही हैं और शायद मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं था कि उनको लूज़ मोशन नहीं हुए, क्या मैंने नहीं दिए टीथर्स वग़ैरह और ये सब जो आप बता रहे हैं। क्योंकि बच्चा कुछ भी माउथ में लेगा तो उसको इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। तो बेटर है कि आप उसका ध्यान रखो कि वो कुछ भी ऐसी-ऐसी चीज़ माउथ में नहीं ले। कोई ऐसी टेक्नीक जैसे ब्रशिंग करने की टेक्नीक हम सब मैंने सुना ये भी कि हमें हॉरिजॉन्टल करना चाहिए, वर्टिकल करना चाहिए, ये ऐसा सही नहीं है। सो व्हाट इज़ योर सजेशन टुवर्ड्स दिस? See, I suggest कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस। तो आप जैसे भी कर रहे हो बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग ना करके सॉफ्ट ब्रश यूज़ करो, तो दैट इज़ गोना वर्क। आप सॉफ्ट टू मॉडरेट सॉफ्ट आप ब्रश लो और आप ट्वाइस अ डे ब्रश करो और एवरी 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में आप डेंटल विजिट करो एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। लाइक 90% 95% ऑफ जॉब योर जॉब विल बी डन। 100% तो इवन डेंटिस्ट कांट। एग्ज़ैक्टली। और दूसरा जैसे आजकल चल रहा है कि इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करें या नॉर्मल ब्रश, सो व्हाट इज़ योर सजेशन टुवर्ड्स दिस कि इलेक्ट्रिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सी बोथ ब्रशेज़ आर इक्वली गुड लेकिन अगर आपको टेक्नीक नहीं पता है, तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ कर सकते हो। एट टाइम्स नहीं पता होती टेक्नीक, स्ट्रोक्स नहीं पता आपको ब्रशिंग के और तो आप इलेक्ट्रिक ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रिक ब्रशेज़ आई विल से कि ज़्यादा है ना
मोटिवेटिंग रहते हैं। लाइक अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं ब्रश, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा उनको रहता है कि मोटिवेशन मिलता है। इलेक्ट्रिक ब्रश है, थोड़े से कार्टून वाले टाइप के होते हैं। ब्रश दिन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, रात को करके सोओगे तो चल जाएगा सुबह। मेरे हस्बैंड कभी-कभी कहते हैं, मैंने रात को कर लिया, हो गया, मैं रात को रोज़ करके सोता हूँ। मैं सुबह भी करो तो करेंगे जब मैं बोलूँगी। ब्रशिंग दोनों टाइम दोनों इम्पोर्टेंट है। टाइम। नाइट में अगर आप जैसे ब्रश कर रहे हो, उसके बाद देन यू आर गोइंग स्ट्रेट अवे टू योर बेड, तो वो आपका क्लीन ही रहेगा। तो मॉर्निंग में जब आप करते हो ब्रश, तो आप मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के बाद करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रश किए हैं, आपका कोई भी वहाँ पे फूड एक्यूमुलेशन नहीं है, तो वो ओवर द टाइम वो क्लीन रहेगा। तो आई थिंक दोनों टाइम ब्रशिंग इम्पोर्टेंट है। नाइट में अगर आप कर रहे हो, तो आप उसके बाद कुछ भी नहीं लो। लाइक कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि हम नाइट में ब्रश के बाद मिल्क लेते हैं। मिल्क का लिक्विड है, वो तो चला गया अंदर, तो कुछ स्टक नहीं होगा, बट नो, मिल्क तो लिक्विड है, इनफैक्ट वो तो वहाँ भी पहुँच जाएगा जहाँ पे सॉलिड फूड नहीं जाएगा। तो आप ब्रश करो, अच्छे से नाइट में भी करो, रिंस करो और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्या मतलब ऐसी आप 4 टिप्स देना चाहोगे कि अगर हम रोज़ फ़ॉलो करें तो हमें अपने ओरल हेल्थ पे हम ध्यान दे सकते हैं और कैविटी थोड़ा बचा सकते हैं या केयर कर सकते हैं अपने दाँतों की? आई विल सजेस्ट कि आपको ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करनी चाहिए, ठीक है? ब्रशिंग अगर आप अच्छे से कर रहे हैं ट्वाइस अ डे, तो आई थिंक 50% तो वहीं पे ही हो जाता है जॉब। लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़ा-सा अवेयर होके 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में आप डेंटल विज़िट करो। और आई थिंक थोड़ा स्टिकी फूड अगर आप खा रहे हो, अगर आप आफ्टरनून में भी कुछ ले रहे हो, जैसे च्युइंगम्स वगैरह अगर आप बच्चों को दे रहे हो, तो आई थिंक बच्चों को उसी टाइम ब्रश करवा दो। तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ, चॉकलेट खाई है, तो इसलिए मुझे अपने टीथ को क्लीन करना है। तो उसी टाइम ब्रश कर लेंगे, तो जो भी डिब्रिस वगैरह स्टक होगी, तो आपके ब्रशिंग से रिमूव हो जाएगी वो। तो उनकी लाइफ डेफ़िनेटली टीथ की ज़्यादा रहेगी। मैंने ये सुना था कुछ भी खाओ, कुछ भी पी मतलब ऐसा कुछ खाए पानी के अलावा। तो मैंने किसका सुना था उन्होंने बोला कि पानी को अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आप ब्रश नहीं कर सकते या गार्गल नहीं कर सकते, ऐसा पीने के पानी को लो, उसी को रिंस करो माउथ के अंदर, उसको स्वॉलो कर जाओ। सो विल दैट कोई हार्म नहीं है उस चीज़ में। बट इट्स जस्ट कि आप अपना रूटीन बना रहे हो कि हाँ, आपको नहीं मतलब आपको रेगुलरली ब्रश करना है, रिंस करना है एवरी आफ्टर एवरी मील। उसके बाद अगर आप वार्म सलाइन रिंसेस आई विल से कि बहुत बहुत बेस्ट रेमेडी है। आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करो, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर लाइफ। तो और मोस्टली आजकल बड़ों अब हम बड़ों की तरफ शिफ्ट करते हैं, बच्चों को बहुत सारा हमने पुल कर लिया। तो जैसे रहता है कि बहुत जब हम कई लोग को रहता है कि स्मेलिंग इशू, बात करते हैं तो मुँह से स्मेल आती है। खुद को शायद ये पता नहीं चलता, बट सामने वाले को बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप इसके लिए कोई सजेशन आप मैं ऑनेस्टली बताऊँ, खुद को आई थिंक पता चलता होगा, बट पीपल आर रियली इग्नोरेंट अबाउट ओरल हाइजीन। तो वो बॉदर नहीं करते, सोचते हैं कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बट दे कीप कीप इट लेट गो कि नहीं ठीक है हो जाता है। तो वो स्मेल होना इज लाइक आपकी लेमैन टर्म में उसको पायरिया बोलते हैं जैसे। तो एक स्मेल आना एक इनिशियल स्टेज होती है, ग्रेजुअली इट गोज फॉर द सेकेंड स्टेज, तो उसमें आपके गम्स में से ब्लीडिंग, गम्स लूज होना, टी लूज होना, वही उस चीज़ के लिए क्लीनिंग करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रेजुअली क्या होता है, वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि आप ब्रश कर रहे हो वो नहीं जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको डेंटल विजिट करना ही पड़ेगा। बट अगर जैसे मैं पर्सनली पूछूँ तो अगर किसी के नाक में से स्मेल आ रही है, अगर कोई मेरे साथ है, मेरे को खुद को भी शर्म आएगी उसको बोलने में कि आपके मुँह से स्मेल आ रही है। तो ये खुद पर्सनली बंदे को कैसे पता चले कि अभी मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मेरा खुद पता चल जाता है ऐसा? खुद को मेरे ख्याल से पता चल ही जाता होगा, नहीं? मास्क लगाते थे जब कोविड के टाइम में, तो खुद ही स्मेल आती थी। तो अगर आपको खुद को चेक करना है तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग मास्क लगा के चेक कर लो और कि नहीं स्मेल आ देखो, रही है। एक मतलब आप नॉर्मली आप मास्क पहन रहे हो तो वो तो बैड ब्रेथ आपको थोड़ा बहुत फील हो ही जाता है, वो अलग चीज़ होती है लेकिन। अलग चीज़ होती है। हाँ, लेकिन अगर स्मेल आना इज़ समथिंग कि आपके माउथ में बैक्टीरिया है, वो वहाँ पे ग्रो कर चुका है ऑलरेडी और वही इन्फेक्शन की वजह से ही वो स्मेल आती है माउथ में। ओके। तो उसके भी बैड ब्रेथ के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या किसी को बहुत एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है,
तो उस केस में भी हो सकता है। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप एज़ अ फ्रेंड आप उनको बता सकते हो कि आपको एक बारी विज़िट करना चाहिए। आपके पास किस टाइप के पेशेंट आते हैं कॉमनली, जो आपको लगता है कि ये पहले आ जाते तो हम थोड़ा और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते, ये इन्होंने इतना खराब कर दिया चीज़ें ज तो ऐसा एनी एग्ज़ाम्पल या आपके दिमाग में कोई ऐसा पेशेंट आया हो, जिसको मतलब आपको लगा है? एक्चुअली पेशेंट डेंटिस्ट के पास इन इंडिया मतलब लाइक डेंटल अवेयरनेस इज़ वेरी बैड। पीपल आर स्केयर्ड टू विज़िट डेंटिस्ट। एक होता है कि चलो पीपल आर स्केयर्ड, बट अदरवाइज इग्नोरेंट भी होते हैं लोग। पहले वो सोचते हैं कि चलो हम खुद ही कुछ क्लोव ऑयल या कुछ लगा के अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब उनको लगता है कि खुद ही मेडिसिन भी ले लो या और कुछ नहीं तो किसी और ने फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये मेडिसिन ले ले, मेरे टीथ का ट्रीटमेंट हुआ था तो मैंने ये मेडिसिन ली थी, तो ऐसे भी करते हैं। फिर जब उनके पास लगता है कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब कुछ अच्छा। वर्क नहीं कर रहे, देन डेंटिस्ट विजिटिंग अ डेंटिस्ट इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर देम। तो मुझे लगता है कि उस केस में अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो प्रोग्नोसिस लेटर ऑन पुअर ही होता जाता है। लाइक आप किसी चीज कैविटी है, अगर आप उसको इनिशियल स्टेज में करवाते हो तो आपका फिलिंग से काम चल जाएगा। फिलिंग से ही आपका टूथ कंजर्व हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर और उसको वर्स करके जा रहे हो तो फिर ट्रीटमेंट के लेवल्स भी चेंज होते जाते हैं। फिर आपको आरसीटी या एक्सट्रैक्शन रिमूव करना पड़ जाता है टूथ को। तो वो चीज़ होती है। ओके। तो आप जितना टाइम से जाओगे उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे होते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के। एग्ज़ैक्टली। और मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि इंडिया में लोग इतने ना अपने दाँतों को लेके अवेयर, मतलब अवेयर क्या, उनको लगता है कि ये तो एक मतलब गॉड गिफ्टेड है और ठीक रहेंगे। और आउट ऑफ इंडिया में मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोग को बहुत कंसर्न है। तो ऐसा गैप क्यों है? मतलब आपको क्या लगता है इसमें? या ऑनेस्टली बताऊँ, एक तो जो डेंटल अवेयरनेस है वो लोगों में खुद से भी होती है किसी-किसी को कि कुछ लोग कंसर्न्ड होते हैं। एक मेरी पेशेंट आते हैं और शी इज़ 60 इयर्स 60 इयर्स प्लस। तो शी इज़ वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हर टीथ। तो शी विजिट्स क्लिनिक रेगुलरली एंड जो भी उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, शी इज़ लाइक कि नहीं यार, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय टीथ। व्हाटएवर यू थिंक दैट इट इज़ रिक्वायर्ड, तो आप वो करो। और ऑन कॉन्ट्रेरी उन्हीं की डॉटर, शी इज़ वेरी अनअवेयर एंड अनकॉन्शियस अबाउट हर ओरल हाइजीन। तो उस उसका एक रीज़न ये भी है, एक तो फीमेल्स के साथ यूजुअली होता है कि वो फैमिली में ऑक्यूपाइड हैं, वर्किंग हैं और उनका कुछ का होता है कि चलो उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्कैरी रहा है, सो दे आर पेट्रिफाइड कि नहीं हमें अब नहीं जा अब उस चीज़ को फेस नहीं कर सकते दोबारा। लाइक एक 4 year kid, he visited me with his mother. So how his mother told me कि we took him to a certain clinic and he started screaming. So जो डेंटिस्ट थे वो उन्होंने उसके माउथ के ऊपर हैंड से कवर किया। सो ही गॉट स्कैर्ड। ऑब्वियसली ही इज़ अ 4 year old किड, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक वो एक रीज़न जैसे किसी का रहा है तो आई थिंक वो उसको शायद लाइफ टाइम याद रहेगा और वो नेक्स्ट टाइम किसी डेंटिस्ट के पास जाएगा तो उसको रहेगा कि हाँ, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। दो आफ्टर कमिंग टू मी ही वाज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ही स्टिल विजिट्स मी। और जैसे आजकल मतलब मैं किसी का सुन रही थी ऐसी बात कि हमें माउथ वॉश डेली यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज़ ऑल्सो मतलब बहुत मार्केटिंग गिमिक है या क्या है? सी लोग बोलते हैं कि माउथ वॉश मतलब आजकल बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोराइड फ्री है या कुछ स्टेनिंग नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर सकते हो। बट आई पर्सनली डोंट रिकमेंड टू यूज़ माउथ वॉश रेगुलरली। लाइक आप उसको थोड़े टाइम यूज़ करो, देन यू कैन टेक अ ब्रेक। क्यों? क्योंकि माउथ वॉश में क्या होता है कि वो लोग कुछ मेडिसिन्स ऐसे डालते हैं कि आपके बैक्टीरिया माउथ का तो जा रहा है, लेकिन हेल्दी बैक्टीरिया को भी वो किल कर देते हैं एट टाइम्स। तो उस केस में क्या होता है कि ऑब्वियसली आप मेडिसिन्स ले रहे हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली मेडिसिन कोई ले रहे हो, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेज़िस्टेंट हो जाती है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो आप वो मेडिसिन लोगे या 1 ईयर से आप वो मेडिसिन ले रहे हो,
इट विल स्टॉप वर्किंग, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेजिस्ट करने लग जाती है। तो माउथ वॉश इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिकेशन। तो आप बहुत रेगुलरली लोगे तो इट इज़ गोना हार्म यू इन सम वे और अदर। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आप ले रहे हो तो स्टेनिंग भी कर देते हैं एट टाइम्स। वो बोलते हैं कि नहीं करेंगे स्टेनिंग, बट बहुत रेगुलरली मैं नहीं रिकमेंड करती। और आजकल बहुत चला हुआ है फॉसल, क्या क्या होता है वो, फॉसल बोल के, फ्लॉस फ्लॉस, एग्जैक्टली। फ्लॉस का यूज फ्लॉसिंग इज़ गुड, वेरी गुड। अगर आपके टीथ में कुछ भी फूड पार्टिकल्स स्टक हो गए हैं तो, और आप ब्रश कर रहे हो, इट इज़ नॉट कमिंग आउट, तो आई विल सजेस्ट कि नेवर एवर पुट एनी टूथपिक और एनी पेन, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन जो बहुत इजीली मिल जाती है और इजीली उसको रिमूव करने के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि फ्लॉसिंग इज़ वेरी गुड। तो आप फ्लॉस करो, उससे क्या होता है कि आपका जो हेयर लाइन जितना गैप भी है ना, वो वहाँ पे भी जाएगा और उसको रिमूव कर देगा और उसको क्लीन कर देगा, एंड डेफिनेटली करेगा। उसके बाद आप अपना ब्रश करो, वार्म सेलाइन रिंस करो, तो इट्स गोइंग टू गेट सॉर्टेड। सो डॉक्टर भावना, मतलब ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लियर कर दो कि फ्लॉसिंग होती क्या है। अच्छा, फ्लॉसिंग बेसिकली इट्स अ थ्रेड काइंड ऑफ थिंग। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगा। तो आपको क्या करना है, फ्लॉस लेना है और उसको अपनी फिंगर्स के अराउंड, आई कैन शो यू। तो बेसिकली फ्लॉस एक काइंड ऑफ थ्रेड होता है, इट्स अ स्ट्रिंग। आप इसको, आप अपने शोल्डर से मेजर करके आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आप इसको उसके बाद अपनी फिंगर्स इतना उसको लेके प्लीज, एंड देन यू कैन रैप अराउंड twirl in your fingers like this, and then you can easily put them in your mouth and in between your teeth, और उससे जो भी हेयर लाइन जितना गैप भी होगा, एंड आई एम श्योर ये उसमें भी जाएगा। उसके बाद आप ब्रश करो और थोड़ा गुनगुने पानी में नमक डाल के आप अच्छे से उसको रिंस कर लो, एंड तो बच्चे भी कर यू सकते बी, हैं, हाँ। रोज करे तो चलेगा। रोज तो देखो, आई थिंक मतलब अगर रोज वहां पे कुछ स्टक हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है फिर तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट के पास जाना है ना, वो कोट चलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर रोज एक ही प्लेस पे कुछ स्टक हो रहा है तो प्रॉब्लम है वो, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे कैविटी है, आप जाओ डेंटिस्ट के पास। जो टूथपेस्ट है, हमें पाउडर वाला यूज करना चाहिए या पेस्ट वाला यूज करना चाहिए, विच वन इज बेटर। सी, पाउडर वाला जो टूथपेस्ट, पाउडर वाला वो पेस्ट नहीं होता, मतलब वो आप उसको यूज कैसे करोगे, फिंगर से? फिंगर से ही। तो फिंगर से, फिंगर आपको लगता है कि आपके टीथ को क्लीन कर सकती है, फिंगर पे आप कुछ भी लगा लो, वो कर क्लीन कैसे करेगी? एट द एंड जो आपके जो भी फूड डेब्रिस है, वो आप ब्रश जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं स्कूप आउट करने में, क्योंकि जो उसके ब्रिसल्स होते हैं वो इतने थिन होते हैं कि आपको रिमूव करने में आपकी हेल्प करते हैं टीथ के बीच में जाके थोड़ा सा। लेकिन अगर आप मंजन या पाउडर यूज कर रहे हो, टूथ पाउडर, तो वो तो आप फिंगर से ही करोगे, आप कैसे उसको अंदर तक पहुंचा पाओगे? फिंगर का भी साइज देखो ना आप कितना होता है, आप पीछे पूरा मुंह खोल के कैसे कर सकते हो उसको यूज? तो आई थिंक पेस्ट आर बेटर रादर। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप पाउडर यूज कर रहे हो तो उसी से ही टीथ स्ट्रांग हो रहे हैं, नो। आप ब्रश करो, टूथपेस्ट यूज करो और सी द रिजल्ट्स यू कैन, मतलब आप दातुन भी मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ इनफैक्ट, कि लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि अब वो दातुन, वो सोचते हैं कि बहुत हेल्दी होता है, टीथ क्लीन हो जाते हैं, बट वो पुराने टाइम में जब तक ब्रशेस आई थिंक इन्वेंट ही नहीं हुए थे, तो आई थिंक उस टाइम पे करते थे लोग। और तब लोग इतना जंक फूड खाते भी नहीं थे। तब जंक फूड खाते भी नहीं थे, तो और दांतों में मतलब ऑब्वियसली ब्रश अब जब इन्वेंट हो ही गया है तो व्हाई नॉट यूज ब्रश, व्हाई टू यूज दांतन, वो इनामल को भी वेयर ऑफ कर देता है एट टाइम्स। तो आई थिंक ब्रशिंग एंड टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट आर अ बेटर कॉम्बिनेशन रादर पाउडर एंड फिंगर। विच टूथपेस्ट इज बेस्ट और गुड। बहुत। नहीं देखो, टूथपेस्ट सारे ही अच्छे होते हैं, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। आई रिकमेंड कि आप कोई भी टूथपेस्ट आप यूज करो रेगुलरली, जैसे मतलब स्विच करते रहो कि कुछ आज चलो कोलगेट यूज कर लिया, थोड़े दिन बाद पेप्सोडेंट कर लिया। बट हाँ, जैसे ये सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जैसे सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट हैं, अगर आपको सेंसिटिविटी है तो ही आप अपने, अगर आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ही आप यूज करें। सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट मेडिकेटेड होते हैं तो वो इतना वर्क नहीं करेंगे, प्लस नॉन फोमिंग होते हैं थोड़े,
तो मुझे लगता है कि रेगुलर टूथपेस्ट आर वेरी गुड। आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करो। फ्लोराइड क्या है कि टूथपेस्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये भी मैंने बड़ा सुना है कि बेसिकली फ्लोराइड एक ऐसा मेडिसिन है या केमिकल कह लीजिए कि वो आपकी कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है। तो लेकिन कहते हैं कि बच्चों में हम बहुत ज़्यादा फ्लोराइड एक लिमिट तक होता है कंटेंट कि भई बच्चों के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है। क्योंकि ज़्यादा फ्लोराइड भी आपके टीथ में स्टेनिंग कर देता है। लाइक जैसे आप देखते होंगे जैसे कुछ हरियाणा साइड में या राजस्थान साइड में जहाँ पे हार्ड वाटर ज़्यादा रहता है, तो हार्ड वाटर जो होता है उसका मेन कंटेंट फ्लोराइड होता है। उसकी वजह से टीथ में स्टेनिंग हो जाती है जिसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग इज गुड बट ओनली इफ इट इज टेकन इन राइट अमाउंट। तो फ्लोराइड भी क्या होता है, लेकिन उन एंटी कैविटी उसका मैकेनिज्म है। तो अगर आप ओवरडोज करोगे तो इट कैन कॉज स्टेनिंग। तो बच्चों में क्योंकि ग्रोइंग स्टेज होती है, इनामल डेवलप ही हो रहा होता है, बन रहा होता है, इनामल परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लोराइड ना लेके थोड़ा किड्स का आजकल थोड़ा एक अलग टूथपेस्ट भी आ रहे हैं मार्केट में बहुत सारे, तो उसमें ये होता है कि फ्लोराइड कंटेंट उनका मेजर्ड होता है, बड़ों के हिसाब से अलग होता है कंटेंट उनका फ्लोराइड का, बच्चों का अलग होता है कंटेंट। तो अकॉर्डिंगली अदरवाइज इट इज़ गुड, इट प्रिवेंट्स कैविटीज़। आपके हिसाब से आजकल जैसे मेरी बेटी के खुद के दाँत थोड़े आगे-पीछे हैं, तो आपके कौन-सा एज है कि जब हम ब्रेसेस लगवा सकते हैं? पहले एक क्वेश्चन। और इसी में कि कौन से ब्रेसेस बेटर है, वायर वाले या जो आजकल ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? इनविजिलाइन ये उनको बोलते हैं। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ, जब आपकी टीन एज स्टार्ट होती है, टीन एज में जो आपका ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ द बेस्ट ऑर्थो ट्रीटमेंट। और अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, इनविजिलाइन पे आ गए हैं, बट आप अगर पास्ट ईयर्स में आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो वायर्स होते हैं उनके रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं। लाइक इनविजिलाइन तो आपका एक उसमें बन गया, बट वो कंफर्टेबल होते हैं, बट रिजल्ट्स डेफिनेटली वायर वाले ब्रेसेस के बेटर है। अभी तक इन सब चीज़ों पे थोड़ा चल रहा है, मतलब अभी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है, तो इट इज़ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, तो इट पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो वही है कि वायर्स अभी आपको मैं बताऊं कि 90% केसेस में वायर्स के सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, एक आपकी जैसे एज है 30 इयर्स है, 25 टू 30 इयर्स की एज, उस एज में क्या होता है कि पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें वर्क पे जाना है, और या किसी के मैरिज के कुछ चल रहे हैं डिस्कशन घर में, तो वायर्स इज़ नॉट एस्थेटिक। तो आप उस केस में आप इनविजिलाइन आपको डेफिनिटली बेटर ऑप्शन रहता है। कौन-सा एज ग्रुप में जैसे कौन कब टीनेज टीनेज 13 विल लाइक 13 टू 19 इयर्स की एज में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स होते बेस्ट हैं। रिजल्ट उस एज में आता है? अच्छा। आजकल मॉर्निंग में जैसे बोलते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर आप पानी में पियो, काफ़ी लोग पीते हैं, बट मैंने कहीं भी सुना था कि अगर एप्पल साइडर विनेगर जो हमारी दाँत के आस-पास लगता है उससे प्रॉब्लम होती है। तो समबडी वाज़ गिविंग अ सजेशन ऑनलाइन कि आप उसको स्ट्रॉ से पी लो, दाँतों में नीचे मतलब लगेगा। तो ऐसा है कि जो हम विनेगर लेते हैं वो दाँतों को इफ़ेक्ट करता है? विनेगर डेफिनेटली इफेक्ट करता है आपके टीथ को। विनेगर, सोडा, लेमन, कुछ भी सिट्रस अगर आप ले रहे हो। एक पेशेंट वो मेरे पास आती थी, नॉट हियर, हॉस्पिटल में। लाइक वन डे शी केम टू मी एंड हर ऑल टीथ वर ब्लैक, और आफ्टर 2-3 मंथ्स में ऐसा हुआ उनके साथ। तो आई आस्क्ड हर कि क्या हो गया ये आपको? आपने ऐसा क्या किया है? ये सारी टीथ ब्राउन, उनका पूरा इनेमल वेयर ऑफ हो गया था। व्हाट शी यूज्ड टू यूज़ कि वो एक कि मेरे को किसी ने बोला कि माय टीथ आर टर्निंग येलो, तो कुछ लेमन में क्या होता है, सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा, सोडा। वो लेके शी रब्ड इट ऑन ऑल ओवर हर टीथ, और वो इनेमल वेयर ऑफ हो गया उनका। तो आई थिंक प्लीज़ ऐसे रेमेडी में जाके ब्लेंडर नहीं करो। तो वो चीज़ है कि बिना किसी डेंटिस्ट को रिकमेंड किए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सो जो ये एनिमल आप बोल रहे हो हो गया था खराब, वो ठीक हो जाता है? या वो ऐसे ही रहा होगा? इनेमल इज़ इनरिपेयरेबल, तो वंस इट इज़ worn ऑफ तो इट विल नेवर रीजनरेट। अगर हम लोगों को पूछे ना, उनको पता ही नहीं एनिमल क्या होता इनेमल बेसिकली जो व्हाइट पार्ट होता है हमारे टीथ का, वो होता है।
जिसकी वजह से आपके टीथ वाइट दिख रहे हैं। एंड इनामल इज हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बोन्स से भी ज़्यादा कैल्शियम हमारे इनामल में होता है। बट आप केयरलेसनेस अगर करोगे तो सोचो वो भी खराब हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा ध्यान दें अपने टीथ के लिए। कि ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 28 हैं तो वो 28 की सबका अपना अपना रोल है, या 32 हैं तो सबका अपना रोल है, सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और इसी में एक सवाल कि टूथपेस्ट का साइज़ क्या होना चाहिए? भी बहुत सारा मैंने देखा कि छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। मतलब आजकल बहुत गोल में आते हैं, शेप्स अलग-अलग आते हैं। कौन से वाला बेटर आपके कि गोल शेप वाला, ऐसा वैसा? गोल शेप वाला तो आई थिंक रोटरी ब्रश की आप बात कर रहे हैं। तो रोटरी ब्रश देखो, बच्चों को आप दे सकते हो कोई भी ब्रश मोटिवेशन के लिए या कुछ भी, क्योंकि बच्चों को स्ट्रोक्स नहीं समझ आते। तो आप रोटरी ब्रश दे रहे हो तो उसमें राउंड ब्रिसल्स वाले आते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। बट आई थिंक वी शुड कीप इट सिंपल, जितना सॉफ्ट ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। और आप एवरी जब भी आपको लगे कि वेयर ऑफ होने लगे हैं उसके ब्रिसल्स, तो आप उसको चेंज कर लो। जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें जस्ट टू ऐड ऑन इन दिस कि अगर हम ऐसा बेस यूज़ करेंगे जो हमारे एज तक जाए, पूरा पीछे तक जाना चाहिए, ये देखना चाहिए उसके लिए हमको। ब्रश का हेड छोटा हेड होना छोटा है। चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय क्वेश्चन इज़ कि हेड कैसा होना चाहिए? नहीं देखो, जो एडल्ट टूथब्रशेस आते हैं आई थिंक वो उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो आप पीछे की साइड पे अगर आपका ब्रश नहीं जा पा रहा है तो आई थिंक वो टेक्नीक आपको थोड़ा-सा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पीछे की साइड पे ब्रश कर रहे हो तो माउथ को ओपन ना करके थोड़ा-सा माउथ को क्लोज़ करो तो इट कैन स्लाइड अ लिटिल मूव बैक। वो पीछे साइड में करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने देखा था, लोगों को हाँ, ध्यान नहीं तो देते। लोगों के क्या होता है कि लोग माउथ ओपन करके ही ब्रश कर रहे हैं, अब वो पीछे तक नहीं जा पाता एट टाइम्स। उनको सामने-सामने ही ना करके थोड़ा-सा माउथ को क्लोज़ करके आप पीछे की तरफ आप करेंगे तो वो ब्रश टूथब्रश कोई भी होगा, इट स्लाइड्स इंटू योर माउथ और वो पीछे की टीथ को, आपके पोस्टीरियर टीथ को अच्छे से क्लीन कर पाएगा। सो बाय व्हाट एज अकॉर्डिंग टू यू मतलब कि बच्चे भी और पेरेंट्स भी सेम टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे 12 साल, 13 साल, कौन-सा आप एज? सेम टूथपेस्ट उनको दो, लेकिन जब अंडर एज 3 जो बच्चे होते हैं उनको स्पिट करना नहीं आता, तो आई विल सजेस्ट कि राइस ग्रेन जितना आप टूथपेस्ट उनको दो या उससे भी कम, या नहीं भी दोगे तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद उनके ब्रश कर दो अच्छे से, थोड़ा टीथ को आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा, 3 ईयर प्लस के बाद आप उनको, जब उनको स्पिट करना आ गया है, तो थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा आप अकॉर्डिंगली दे सकते हो, राइस ग्रेन से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा। लाइक जो एडल्ट्स के लिए होता है पी साइज़ जितना टूथपेस्ट आपको लेना चाहिए, बच्चों के लिए थोड़ा कम कर दो। बाकी आप रेगुलर टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के अलग भी आते हैं, बट रेगुलर विल आल्सो गो। बहुत जगह आजकल ना इस पे भी चल रहा है पॉडकास्ट कि ना डेंटल ट्रीटमेंट कराया, उसको फिल नहीं कराया, तो वो होल रह गया खाली, उसमें कुछ चला गया, अंदर-अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया। इज़ इट सो ऐसा रहता है? सी इट हैपेंस, अंदर फ्लूइड्स जाएँगे, आपने रूट कैनाल करवाया, आपने उसको कैप नहीं करवाया प्रॉपर्ली। तो वहाँ पे फ्लूइड्स वगैरह जाएँगे एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि आपकी जो रूट कैनाल में फिलिंग होती है, इट विल आल्सो कम आउट। देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आपने उसको कवर नहीं किया तो डेफिनिटली जो फिलिंग है आपकी इट विल कम आउट। तो जो भी फ्लूइड्स वगैरह दे सीप इनटू द रूट्स, उसमें जाएँगे तो डेफिनिटली इन्फेक्शन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ओपन है टूथ, तो इन्फेक्शन तो ऐसे होगा ही। बट वो डेंटिस्ट का फॉल्ट नहीं है, वो तो पेशेंट्स की नेग्लिजेंस है। एक और मिथ मैंने सुना है, फिटकरी वाले पानी से रात को कुल्ले करके सो तो दाँत सही रहेंगे, लॉन्ग फिटकरी, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है या? यार एलुमनी इज़ गुड, मतलब अगर आप रिंस कर रहे हो कोई हार्म नहीं है उस चीज़ में। वो बेसिकली एलम हम यूज़ करते हैं, कोई भी स्वेलिंग है जैसे उसको रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा-सा। तो अगर आपकी गम्स में स्वेलिंग है तो आप एलम है घर पे तो वो यूज़ कर लो, अगर नहीं है तो वार्म सलाइन रिंसेस आर अ वेरी गुड ऑप्शन। आप थोड़ा-सा ल्यूक वार्म वाटर लो, उसमें सॉल्ट डाल के आप रिंस करो, मेक इट एज़ अ रूटीन कि अगर आपने जैसे 2 टाइम्स ब्रश किया तो 2 टाइम्स कर लिया उससे रिंस, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड very old remedy for gums which dentists are still following. सो आपने सब कुछ बताया तो अच्छे से हो गया। अब मैं ये जानना चाहूँगी आपकी इतनी अच्छी स्माइल का क्या राज़ है? आप अपना डेंटल केयर कैसे करते हो? Guys, maybe I also used to brush twice a day and I also visit dentist regularly with my routines. और आई ऑल्सो ट्राई कि जो भी मैं पेशेंट को अगर सजेस्ट कर रही हूँ कि वार्म सलाइन लेंसेज, अगर मुझे कभी लगता है कि हाँ मुझे शायद से कुछ
ऐसा प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं पहले अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करती हूँ और फिर वो मुझे जो सजेस्ट करते हैं एज़ अ डेंटिस्ट, मैं उनके पास एज़ अ पेशेंट ही जाती हूँ। तो वो एज़ अ डेंटिस्ट जो मुझे सजेस्ट करते हैं, आई जस्ट फॉलो देम। और बाकी थोड़ा बहुत तो मैं अपना इनपुट उसमें दे ही देती हूँ, लाइक टूथपेस्ट में थोड़ा मेडिकेटेड वाला कुछ अगर मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प, या मैं ब्रशिंग करती हूँ। तो तो इवन टूथपेस्ट जैसे आप कहते हैं ना, डॉक्टर्स को भी फीवर होता है, डॉक्टर्स कैन आल्सो गेट सिक। एग्ज़ैक्ट तो डेंटिस्ट को भी कैविटी हो सकती है, डेंटिस्ट को भी ओरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दिस इज़ वेरी, बिकॉज़ वी आर आल्सो ह्यूमन्स, वी आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट। सो डॉक्टर भावना आपने डेंटिस्ट जर्नी क्यों डेंटिस्ट ही बनना क्यों चूज़ किया? क्या मतलब होता है ना कोई स्टोरी इसके पीछे? एक्चुअली पहले तो मैं कहूँगी इट्स डेस्टिन्ड, आई थिंक आई एम डेस्टिन्ड टू बी अ डेंटिस्ट। एंड दूसरा, मतलब फ्रॉम माय चाइल्डहुड टाइम्स इफ आई रिकलेक्ट, आई यूज्ड टू नोटिस पीपल्स स्माइल। तो मैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा था कि मैं किसी की भी स्माइल या टीथ बहुत ज़्यादा नोटिस करती थी। तो एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ डेंटिस्ट कि मैं अब नोटिस कर रही हूँ। आई थिंक स्माइल एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी पर्सन में, कोई भी, मतलब कोई भी एक्स वाई जी पर्सन, किसी का भी सबसे पहले आई थिंक स्माइल ही नोटिस करता है। स्माइल इज अ थिंग दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू, if you're going for some interview, like many patients come with me with the concern कि मुझे अपना टीथ क्लीन करवाने हैं, तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, या कोई भी उनका मोटिव रहता है। तो आई थिंक स्माइल इज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू कैन मेक ऑन अदर पर्सन। तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू नेक्स्ट लेवल, आई थिंक। तो आई थिंक दैट इज द रीजन आई, मतलब आई, दैट पुश्ड मी टू बी अ डेंटिस्ट। सो ये सब था गाइस आज के पॉडकास्ट में। सो थैंक यू डॉक्टर भावना फॉर योर इनपुट्स, बहुत अच्छा रहा। अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं जो आप डॉक्टर भावना से आंसर चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं गाइस। थैंक यू डॉक्टर भावना।